जय हिंद। अगर आप बीपीएससी एग्जाम देने की सोच रहे हैं और बीपीएससी से संबंधित जानकारी जैसे क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, अटेम्प्ट, एग्जाम फी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, पोस्ट, सैलरी, इन सब की विस्तृत जानकारी नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। बीपीएससी इसका पूरा नाम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। इसे हिंदी में बिहार लोक सेवा आयोग कहते हैं। इसका इंग्लिश में पूरा नाम क्या होता है? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। BPSC। बी से बिहार, पी से पब्लिक, एस से सर्विस, सी से कमीशन और हिंदी में बिहार लोक सेवा आयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार लोक सेवा आयोग। सबसे पहले हम बीपीएससी का फॉर्म भरने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इसको जान लेते हैं। बीपीएससी का फॉर्म भरने के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएशन पास करना होगा। अब सवाल उठता है कि ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम से एवं कितने परसेंटेज के साथ पास करना होगा। तो मैं आपको बता दूं, परसेंटेज एवं स्ट्रीम मायने नहीं रखता है। आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन पास कर सकते हैं। जैसे आप ग्रेजुएशन बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, एग्रीकल्चर, मेडिकल और इंजीनियरिंग, इनमें से किसी से भी आप ग्रेजुएशन पास कर सकते हैं और बीपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रहे, डिप्लोमा वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं। रहा बात अब परसेंटेज का, तो परसेंटेज भी मायने नहीं रखता है। बस आपका ग्रेजुएशन में पास मार्क्स होना चाहिए। हालांकि अगर आप ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर यानी लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। बस आपका जितना इसमें मिनिमम एज रिक्वायर्ड होता है उतना होना चाहिए। अगर उतना आपका एज है और ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर के स्टूडेंट है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीद है कि क्वालिफिकेशन आपको समझ आ गया होगा। क्वालिफिकेशन में आपको कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बस आपको ग्रेजुएशन पास करना होगा और पास मार्क्स लाना होगा। अगर आप ग्रेजुएशन में सेकेंड डिविजनल है या थर्ड डिविजनल है तो निराश होने की जरूरत नहीं है। आगे लगन एवं मेहनत से आप बीपीएससी को क्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज एवं स्ट्रीम मायने नहीं रखता है। अब हम एज लिमिट को देख लेते हैं। बीपीएससी का फॉर्म भरने के लिए मिनिमम एज जो होता है वो 20 होता है। 20, 21 और 22 होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मिनिमम एज 3 कैसे हो सकता है? 20 भी, 21 भी, 22 में 2 भी। तो मैं आपको बता दूं, बीपीएससी के अंतर्गत एक पोस्ट तो है नहीं, कई सारी पोस्ट हैं और हर पोस्ट के लिए मिनिमम एज जो है अलग अलग है। कुछ पोस्ट के लिए मिनिमम एज 20 है तो कुछ पोस्ट के लिए 21 है तो कुछ पोस्ट के लिए 22 है। होल बीपीएससी की बात करें तो उसमें मिनिमम एज आपका 20 है और मैक्सिमम एज 37 है। हम ये क्या समझ रहे हैं? एज लिमिट को हम समझ रहे हैं। मिनिमम एज 20 है और मैक्सिमम एज 37 है। अब एज लिमिट जो बनेगा वो मिनिमम और मैक्सिमम को मिलाकर ही ना बनेगा। तो एज लिमिट कितना हो जाएगा हमारा? 20 से 37। तो बीपीएससी का फॉर्म भरने के लिए जो एज लिमिट है वो 20 से 37 हो जाएगा। यानी मिनिमम एज 20 हो जाएगा और मैक्सिमम एज 37 हो जाएगा। लेकिन इनमें ओबीसी एवं एससी एसटी को कुछ साल की छूट दी जाती है। ओबीसी को 3 साल की छूट दी जाती है और एससी एसटी को 5 साल की छूट दी जाती है। इस तरह एज लिमिट जो है कैटेगरी वाइज निर्धारित किया गया है। अब हम कैटेगरी वाइज भी देख लेते हैं। कैटेगरी वाइज कैसे निर्धारित किया गया है? कौन कौन सा कैटेगरी है? तो कैटेगरी जो है वो जनरल है, फिर ओबीसी है और एससी एसटी है। तो एज लिमिट की हम बात करें तो जनरल के लिए छूट नहीं दी गई है, 20 से 37 ही उनका है और ओबीसी को 3 साल की छूट दी गई है। तो कितना हो जाएगा? 20 से 40। एससी एसटी को 5 साल की छूट दी गई है तो 20 से 42 इनका एज लिमिट है। जनरल की एज लिमिट 20 से 37 जो है ये मेल की है। फीमेल को जनरल में छूट दी गई है।
20 से 40 है जनरल फीमेल की, यानी कि एज लिमिट जनरल मेल की जो है वो 20 से 37 है और फीमेल की है 20 से 40 और ओबीसी मेल एवं फीमेल दोनों के 20 से 40 है और एससी एसटी मेल एवं फीमेल दोनों का ही 20 से 42 है। ये रहा एज लिमिट, यानी कि जनरल में जो मेल आते हैं वो 20 से लेकर 37 तक एग्जाम दे सकते हैं बीपीएससी का। तो एज लिमिट भी आप समझ गए होंगे, क्वालिफिकेशन आप समझ गए होंगे और एज लिमिट समझ गए होंगे। अब अटेम्प्ट की बात कर लेते हैं। अटेम्प्ट यानी आप बीपीएससी एग्जाम को मैक्सिमम कितने बार दे सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए यूपीएससी की तरफ बीपीएससी में अटेम्प्ट को निर्धारित नहीं किया गया है। आपका जब तक मैक्सिमम एज आपका जब तक खत्म नहीं हो जाता है तब तक आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो अटेम्प्ट में तो कोई टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि अटेम्प्ट को निर्धारित नहीं किया गया है। जब तक आपका मैक्सिमम एज खत्म नहीं हो जाता है तब तक आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। आपको ये भी बात पता होना चाहिए कि स्टेट पीसीएस का जो एग्जाम होता है उसको देने के लिए उस स्टेट का निवासी होना जरूरी नहीं है। जैसे कि अगर आप यूपी के निवासी हैं और बीपीएससी एग्जाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। बेशक आप बीपीएससी एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन जो एज लिमिट या कुछ और में भी जो छूट दी जाती है वो सिर्फ उस स्टेट के निवासी को ही दी जाती है, लेकिन आप एग्जाम दे सकते हैं। या फिर ठीक इसके हम उल्टा भी समझ सकते हैं, जैसे कि यूपी में जो स्टेट पीसीएस एग्जाम होता है उसको यूपी पीएससी बोलते हैं, बिहार में जो पीसीएस एग्जाम होता है उसको बोलते हैं बीपीएससी और यूपी में यूपी पीएससी बोलते हैं। तो अगर हम बिहार के निवासी हैं और यूपी पीएससी देना चाहते हैं तो यूपी पीएससी भी हम दे सकते हैं, लेकिन वहां पे जो छूट दी गई होगी वहां के ही निवासी को ही दी गई होगी, लेकिन हम एग्जाम दे सकते हैं। तो आप क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, अटेम्प्ट समझ गए। अब एग्जाम फी को हम समझ लेते हैं। एग्जाम फी हालांकि बदलता रहता है, लेकिन जो प्रेजेंट में है मैं उसको बता देती हूँ। अभी एग्जाम फी भी जो है वो कैटेगरी वाइज निर्धारित किया गया है, यानी कि जनरल के लिए अलग एग्जाम फी है, ओबीसी के लिए अलग है, एससी एसटी के लिए अलग है। तो अब हम एग्जाम फी को समझ लेते हैं। जनरल और ओबीसी का जो एग्जाम फी है दोनों समान ही लगता है, बराबर लगता है। जनरल मेल एवं फीमेल दोनों के लिए जो एग्जाम फी है वो 600 रुपया है और ओबीसी के लिए भी 600 है, एससी एसटी के लिए 150 रुपया है। ये एग्जाम फी है। अब हम एग्जाम पैटर्न एवं सिलेबस को समझ लेते हैं। एग्जाम पैटर्न एवं सिलेबस ये किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए अति आवश्यक होता है। इसको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम एग्जाम पैटर्न को बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद उसके सिलेबस को देखेंगे। बीपीएससी का एग्जाम जो होता है 3 स्टेज में लिया जाता है। पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस, तीसरा इंटरव्यू। प्रीलिम्स को हिंदी में प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं, मेंस को हिंदी में मुख्य परीक्षा कहते हैं, इंटरव्यू को हिंदी में साक्षात्कार कहते हैं। तो सबसे पहले हम प्रीलिम्स के बारे में देख लेते हैं, फिर मेंस के बारे में देखेंगे। प्रीलिम्स इसे हिंदी में प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं। प्रीलिम्स जो होता है महज एक जांच परीक्षा है। इसके आधार पर उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, नहीं समझे? मैं अभी बता देती हूँ। यानी प्रीलिम्स का जो मार्क्स है मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ता है, लेकिन इसको पास करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि प्रीलिम्स का एग्जाम पास किए बिना आप मुख्य परीक्षा में बैठ नहीं सकते हो और मुख्य परीक्षा का जो मार्क्स होता है वो मेरिट लिस्ट में जुड़ता है। तो प्रीलिम्स को आपको पास करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो प्रीलिम्स बगैर पास किए हुए आप मेंस में नहीं बैठ सकते हैं। तो प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न क्या है उसको हम समझ लेते हैं।
प्रीलिम्स जो है 2 घंटे की एग्जाम होती है, यानी टाइम आपको कितना मिलता है, 2 आवर्स का मिलता है। और इसमें जनरल स्टडी से प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने घंटे का समय मिलता है, 2 घंटे का समय मिलता है और जनरल स्टडी से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जो होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। पेपर जो होंगे हिंदी एवं इंग्लिश दोनों में होंगे। आप अपने इच्छा के अनुसार हिंदी एवं इंग्लिश किसी एक पेपर का चयन कर सकते हैं एवं एग्जाम दे सकते हैं। तो प्रश्न पत्र जो होगा हिंदी एवं इंग्लिश दोनों में होगा। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और टोटल क्वेश्चन 150 होते हैं एवं टोटल मार्क्स भी 150 होता है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलता है। बीपीएससी में निगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए इसको एक बार लिख लेते हैं। टाइम कितना मिलता है, 2 आवर्स का टाइम मिलता है। प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे, जनरल स्टडीज से प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर जो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। क्वेश्चन का टाइप क्या होगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, यानी एमसीक्यू पूछे जाएंगे। टोटल मार्क्स कितना होता है, एक 150 होता है। टोटल क्वेश्चन भी 150 रहता है। निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। ये एग्जाम का पहला स्टेज है, ध्यान रखिए। एग्जाम का पहला स्टेज है प्रीलिम्स। इसे हिंदी में प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं, शॉर्ट में प्री भी बोलते हैं। इसका मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ता है, लेकिन इसमें आपको पास करना होता है। महज एक जांच परीक्षा होती है। एग्जाम जो होगा 2 आवर का होगा। पेपर जो होंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। टाइप जो होगा एमसीक्यू होगा। टोटल क्वेश्चन जो होगा 150 होगा। टोटल मार्क्स भी 150 होगा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स। निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। ये रहा पहला स्टेज। अब एग्जाम के दूसरा स्टेज यानी मेंस के बारे में देख लेते हैं। इसे हिंदी में मुख्य परीक्षा कहते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। प्रीलिम्स जो था उसमें ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और मेंस में सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए इसमें तैयारी ज्यादा बेहतर चाहिए होता है। तो मुख्य परीक्षा में आपके 3 पेपर होते हैं। पहला हिंदी, दूसरा जीएस पेपर 1, तीसरा जीएस पेपर 2 और एक ऑप्शनल पेपर भी होता है। इसे कुल मिलाकर 4 पेपर हुए। हिंदी, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 एवं एक ऑप्शनल पेपर होता है। जीएस पेपर 1 इसका पूरा नाम जनरल स्टडीज पेपर 1 है। इसे हिंदी में सामान्य अध्ययन पत्र 1 कहते हैं। उसके बाद जीएस पेपर 2 इसका पूरा नाम जनरल स्टडीज प्रश्न पेपर 2 है। इसे हिंदी में सामान्य अध्ययन पत्र 2 कहते हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी के बारे में देख लेते हैं। हिंदी का एग्जाम कैसे होता है। हिंदी जो है क्वालिफाइंग पेपर होता है। अब क्वालिफाइंग का मतलब क्या होता है, इसका मार्क्स भी मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा। इसमें आपको पास करना होगा। इसमें पास करना इसलिए अनिवार्य होता है क्योंकि सबसे पहले आपका कॉपी हिंदी का ही चेक होगा। अगर हिंदी की कॉपी जांच होगी, अगर उसमें आप पास कर जाते हैं तो ही अन्य पेपर जांच की जाएगी, वरना अन्य पेपर की जांच नहीं की जाएगी। अगर आप इसमें फेल कर जाएंगे तो अन्य पेपर की जांच नहीं की जाएगी। तो सबसे पहले हम हिंदी के बारे में देख लेते हैं। इसमें पहला जो पेपर होता है हिंदी होता है।
हिंदी क्या है? क्वालिफाइंग पेपर है। क्वालिफाइंग का मतलब क्या होता है? इसका मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा, बस इसमें आपको पास मार्क्स लाना होता है। और पास मार्क्स लाना होता है तो सवाल उठता है कि कितना मार्क्स लाएंगे तो पास कर जाएंगे? तो आपको 30% मार्क्स लाना होता है। 30% मार्क्स लाने पे आप पास हो जाएंगे। हिंदी में आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और जो अंक होंगे 100 अंक का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तीन घंटे का समय दिया जाएगा और 100 अंक का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वालिफाइंग पेपर होता है। 30% आपको इसमें मार्क्स लाना पड़ता है। सिलेबस के बारे में हम पैटर्न के बाद जानेंगे। उसके बाद दूसरा पेपर होता है जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 1, इसका पूरा नाम जनरल स्टडीज पेपर 1 है। इसे हिंदी में सामान्य अध्ययन पत्र 1 कहते हैं। इसमें आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी ये जो एग्जाम होता है 3 घंटे का होता है जीएस पेपर 1 का, और टोटल मार्क्स 300 मार्क्स का होगा, यानी 300 अंक का आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। अगला पेपर होता है जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 भी ठीक जीएस पेपर 1 की तरह ही इसका भी पैटर्न है। 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और 300 अंक का आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। रिटन एग्जाम होता है, इसमें लिखना पड़ता है। प्री का मार्क्स तो नहीं जुड़ता है, हिंदी का भी मार्क्स नहीं जुड़ता है, लेकिन जीएस पेपर 1 का मार्क्स जुड़ता है, जीएस पेपर 2 का भी मार्क्स जुड़ता है। अब चौथा कौन सा पेपर होता है? ऑप्शनल पेपर होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपके पास विकल्प के रूप में 34 सब्जेक्ट होते हैं, यानी 34 सब्जेक्ट होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट में। इसमें से किसी एक सब्जेक्ट को आपको चयन करना होता है। एक सब्जेक्ट चुनकर आप उस पर तैयारी कर एग्जाम दे सकते हैं। तो ऑप्शनल पेपर का जो आपका एग्जाम होगा ये भी 3 घंटे का एग्जाम होगा और 300 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। जीएस पेपर 1 का मार्क्स जुड़ता है, जीएस पेपर 2 का मार्क्स जुड़ता है, ऑप्शनल पेपर का मार्क्स जुड़ता है। तो मेंस में आपका अब तक कितना मार्क्स आपका जुड़ेगा? 900, 300, 600 और 300, 900 मार्क्स का ये हुआ। उसके बाद एग्जाम के तीसरे स्टेज इंटरव्यू पे आते हैं। ये एग्जाम का तीसरा स्टेज है इंटरव्यू। इसे हिंदी में साक्षात्कार कहते हैं। जब आप प्री एवं मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। इंटरव्यू में आपसे कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आपके स्टेट से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और आपके सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे मुख्य रूप से आपको इंटरव्यूअर को यकीन दिलाना होता है कि आप इस पोस्ट के लिए उपयुक्त हैं। इंटरव्यू में आपसे 120 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा और ये भी मार्क्स मेरिट लिस्ट में जुड़ता है। यानी आपका जो मेरिट लिस्ट तैयार होगा वो कितने मार्क्स पे तैयार होगा? 300 जीएस पेपर 1, 300 जीएस पेपर 2 और 300 ऑप्शनल पेपर और 120 इंटरव्यू, यानी टोटल 10-20 मार्क्स पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। इंटरव्यू अगर आप निकाल लेते हैं तो उसके बाद आपको मिले रैंक के आधार पर डिपार्टमेंट एवं पोस्ट दी जाती है।
इंटरव्यू होने के बाद ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। मेरिट लिस्ट में मिले रैंक के आधार पर स्टूडेंट्स को डिपार्टमेंट्स एवं पोस्ट दी जाती है। पोस्ट देखने के पहले हम सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस देखने के बाद पोस्ट के बारे में देखेंगे, फिर सैलरी देखेंगे। ये रहा सिलेबस। चलिए अब हम सिलेबस के बारे में समझ लेते हैं। देखिएगा, हिंदी से कहां कहां से प्रश्न पूछा जाता है। हिंदी में निबंध से प्रश्न पूछे जाते हैं, व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं, वाक्य विन्यास से प्रश्न पूछे जाते हैं, संक्षेपण से प्रश्न पूछे जाते हैं। निबंध से 30 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है, व्याकरण से 30 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है, वाक्य विन्यास से 25 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है, संक्षेपण से 15 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। यानी कि ये जो है ये हिंदी का सिलेबस है। यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, निबंध से, व्याकरण से, वाक्य विन्यास से, संक्षेपण से। और निबंध से 30 मार्क्स, व्याकरण से 30 मार्क्स, वाक्य विन्यास से 25 मार्क्स, संक्षेपण से 15 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। अब जीएस पेपर 1 से कहां कहां से प्रश्न पूछा जाता है। जीएस पेपर 1 से प्रश्न पूछे जाते हैं भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति। भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र और करेंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र और करेंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर जीएस पेपर 1 में सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण से प्रश्न पूछा जाता है। कहां से? सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण से प्रश्न पूछा जाता है। फिर जीएस पेपर 2 में देखिएगा कहां कहां से प्रश्न पूछा जाता है। भारतीय राज्य अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल से प्रश्न पूछा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत के भूगोल से प्रश्न पूछा जाता है। फिर भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर भारतीय राज्य व्यवस्था से प्रश्न पूछा जाता है। ये रहा आपका सिलेबस, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। मेंस में जो प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी से, जीएस पेपर 1 से, जीएस पेपर 2 से, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये रहा सिलेबस। अब तो हम सिलेबस के बारे में जान गए। अब हम टॉप पोस्ट की बात कर लेते हैं। बीपीएससी के अंतर्गत तो कई सारे पोस्ट आते हैं और इस वीडियो में सारे पोस्ट के बारे में जिक्र करना संभव नहीं है, इसलिए हम सिर्फ यहाँ पे टॉप 10 पोस्ट के बारे में ही जानेंगे। चलिए अब हम टॉप 10 पोस्ट कौन कौन सा है उसके बारे में जान लेते हैं। टॉप 10 कौन कौन सा पोस्ट है उसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे बढ़िया पोस्ट है एसडीएम, उसके बाद डीएसपी, उसके बाद बीडीओ, चौथे नंबर पे है सब रजिस्ट्रार, उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट मिनोरिटी वेलफेयर ऑफिसर,
उसके बाद है प्रोडक्ट इंस्पेक्टर, उसके बाद है बिहार एजुकेशन सर्विस, उसके बाद है बिहार फिनेंशियल सर्विस, उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, उसके बाद है शुगर केन ऑफिसर, ये है हमारा टॉप 10 पोस्ट। ये हमारा टॉप 10 पोस्ट है। सबसे टॉप कौन सा पोस्ट है? एसडीएम, उसके बाद डीएसपी, उसके बाद बीडीओ, उसके बाद सब रजिस्ट्रार, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मिनोरिटी वेलफेयर ऑफिसर, उसके बाद प्रोडक्ट इंस्पेक्टर, उसके बाद बिहार एजुकेशन सर्विस, उसके बाद बिहार फिनेंशियल सर्विस, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, उसके बाद शुगर केन ऑफिसर। ये हमारा टॉप 10 पोस्ट है। अब एसडीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, डीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, बीडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, ये हम जान लेते हैं। बीडीओ का फुल फॉर्म होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। बीडीओ का क्या होता है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। डीएसपी का होता है डिप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। डीएसपी का डिप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। एसडीएम का सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है। क्या होता है? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है। ये हमारे टॉप 10 पोस्ट हैं। अब बात आती है सैलरी की। आप सोच रहे होंगे आखिरकार 3 स्टेज पार करके ये एग्जाम को क्वालिफाई करना होता है, क्रैक करना होता है इस एग्जाम को, तो आखिर इसकी सैलरी कितनी है? तो इसके सैलरी से ज्यादा इसका रुतबा है। इस एग्जाम से निकलने वाले जितने भी पोस्ट है उसके रुतबा काफी ज्यादा है, यानी इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान काफी ज्यादा है, जो कि कोई पैसा तुलना नहीं कर सकता है उसका। फिर भी हम अगर सैलरी की बात करें तो किसी भी पोस्ट के लिए जो सैलरी स्ट्रक्चर है सभी पोस्ट के लिए अलग अलग है। फिर भी किसी भी पोस्ट के लिए जो है 40,000 प्लस ही है, और इसके अलावा कई तरह की सुविधाएं भी दी जाती है। 40,000 हर पोस्ट के लिए अलग अलग है। फिर भी मिनिमम बात करें तो 40,000 प्लस ही होगा, 40,000 से कम नहीं होगा, 40,000 प्लस होगा। और उसके बाद इसके साथ कई तरह की सुविधाएं दी जाती है, और सबसे बड़ी बात की रुतबा काफी ज्यादा होता है। तो ये रहा सैलरी। अब सवाल उठता है कि इस एग्जाम को क्रैक कैसे करें, कहाँ से शुरुआत करें। चलिए इसके बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। लेकिन ये तरीका मेरा अपना है, ये मेरा अपना सोच है। हो सकता है कि ये तरीका आपके लिए उपयुक्त नहीं हो, लेकिन पूरी ईमानदारी से आपको मेहनत करना होगा। अक्सर आप टॉपर्स का इंटरव्यू देखते होंगे, उस सब भी टॉपर्स का जो है तरीका अलग अलग होता है, लेकिन सब में एक कॉमन चीज होती है, वह है मेहनत। सबने मेहनत की होती है। सफल होने के लिए मेहनत आपको करना ही पड़ेगा। मेहनत का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। अब आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब सवाल उठता है कि हम शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें।
तो आप देखते होंगे कि मजबूत इमारत बनाने के लिए हमें उसके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। मजबूत इमारत बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले उसके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार हमें किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के बाद ही हम कोई भी बड़ा से बड़ा एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, किससे हेल्प ले? तो मेरे अंदाज से सबसे अच्छा उपाय है अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने का, आप 6 से 12 तक का एनसीईआरटी बुक को अच्छे से पढ़ जाइए, लाइन बाय लाइन उसको पढ़ जाइए। 6 से 12 तक पढ़ जाने के बाद आपका बेस बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा। बेस तो अच्छा हो ही जाएगा, इसके अलावा प्री में भी वो काम देगा आपको, मेंस में भी हेल्प करेगा, इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा आपका। हो सकता है कि पहली बार पढ़े तो काफी समय लगे और बहुत कम भी समझ में आए, तो ध्यान रहे सफलता जो है समय मांगती है। कोई भी सफलता हो आपसे समय ही मांगेगी। आप जितने ही ज्यादा समय देंगे उतने ही ज्यादा आप सक्सेस होंगे। तो एक बार पढ़ने से बेहतर एक बार आप पढ़िए, उसको बहुत थ्रोली से पढ़िए, अच्छा से पढ़िए। उस समय ज्यादा लगेगा तो घबराना नहीं है, कम भी समझ में आएगा, लेकिन बार बार रिपीटेशन से होगा कि पहले के अपेक्षा दूसरी बार आपका समय कम लगेगा और बहुत कुछ समझ भी आने लगेगा। अगर आप बीपीएससी की तैयारी के लिए बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो 6 से 12 तक एनसीईआरटी साइंस और सोशल स्टडीज पढ़ जाइए, पूरा अच्छा से पढ़ जाइए। और मैथ को बेस के लिए 6 से 10 तक भी ठीक है, 6 से 10 तक मैथ्स पढ़ जाइए। आप इसके लिए किसी यूट्यूब का भी हेल्प ले सकते हैं और यहाँ पे हम पूरे बेसिक से सब कुछ देखेंगे। जब आपका बेस स्ट्रांग हो जाता है तब आप देखते हैं इंस्टीट्यूट जो है आपके लिए एक सपोर्टर का काम करेगा। आपको उस समय एहसास होगा कोई भी इंस्टीट्यूट हमें एसडीएम, डीएम, एसपी, डीएसपी नहीं बना सकता है। इसके लिए हमें खुद मेहनत करना पड़ेगा। आपको किसी को दिखाने के लिए नहीं, जताने के लिए मेहनत नहीं करना है। आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए पूरी ऑनेस्टी से आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो उस समय आपको समझ में आएगा कि इंस्टीट्यूट जो है वो हमारे लिए एक सपोर्टर का काम कर रहा है, उस डायरेक्शन में हमें जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। वो हमें एसडीएम, आईएएस, एसपी बना नहीं देगा, वो बस हमें प्रेरित कर रहा है जाने के लिए। और मेहनत आप खुद करेंगे और जो अलग से आप बुक पढ़ेंगे, कोई भी बुक पढ़ेंगे, जब बेस स्ट्रांग हो जाएगा तो बेशक आपको सब कुछ समझ आने लगेगा। आपके लिए वहां पे इंस्टीट्यूट एक सपोर्टर का काम करने लगेगा। और सबसे बड़ी बात कि जब आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने के व्यू से नहीं, पढ़ाने के व्यू से पढ़िए। पढ़ने के व्यू से पढ़ने पर कई बार होता है कि हम पढ़ते जाते हैं और वहां पे हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, ना ही लॉजिक पता होता है और लगता है कि हमें समझ में आ गया है और उतना क्वेश्चन भी क्रिएट हमारे मस्तिष्क में नहीं हो पाता है। लेकिन जब हम पढ़ाने के व्यू से पढ़ते हैं तब वहां पे लगता है कि सामने वाला हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वहां पे हमारे मस्तिष्क में कब, कहाँ, कैसे करके क्वेश्चन क्रिएट होने लगता है। फिर हम उसका जवाब खोजने लगते हैं और जवाब खोजने के क्रम में ही हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो ये है मेरा सोच, मेरे अनुसार ऐसे करना ठीक होगा। आपको जो सही लगा आप वही कीजिए, लेकिन आपको ईमानदारी से मेहनत करना होगा। सबसे पहले आप सपना देखिए, सपना देखिएगा तब तो सपना पूरा होगा। सपना पूरा होने के लिए सबसे पहले आपको सपना देखना होगा। आप सपना देखिए, आपको करना क्या है, यूपीएससी करना है, बीपीएससी करना है, एसएससी करना है, प्रोफेसर बनना है, करना क्या है। सबसे पहले आप सपना देखिए, उसके लिए एक प्लानिंग बनाइए कि हमको ऐसे पढ़ना है, ऐसे करना है। और जितना ही आपका पतला रास्ता होगा ना, उतना ही दूर तक जाइएगा। ऐसा रास्ता अपना बनाइए कि ना इधर मुड़ने का, ना इधर मुड़ने का, ना आगे ना पीछे मुड़ने का टाइम ही आपके पास ना मिले, दूसरे का बात सुनने का टाइम ही आपके पास ना रहे। जितना आपका पतला रास्ता होगा उतना ही ज्यादा आप सक्सेस होंगे। तो सबसे पहले आप प्लानिंग कीजिए कि हमको ऐसे वैसे करना है। प्लानिंग करने के बाद ईमानदारी से मेहनत कीजिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए और आप सबसे पहले अपने बेस को स्ट्रांग कीजिए। बेस को स्ट्रांग करने के लिए 6 से 12 तक बुक आप पढ़ सकते हैं, एक बार नहीं। एग्जाम देने से पहले कम से कम आपको 10 बार पढ़ना होगा। 10 बार पढ़ने से बार बार रिपीटिशन से होगा कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और कोई भी बुक पढ़िएगा, जब अपना सिलेबस देखिएगा तब वहां पर आपको सब कुछ समझ आने लगेगा। तब इंस्टीट्यूट या टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पे आपको एक सपोर्ट मिलने लगेगा वहां से। तब इंस्टीट्यूट जाना भी लाभदायक होगा। उसके बाद जब आप प्लानिंग कर लेते हैं, अपना एम निर्धारित कर लेते हैं और मेहनत भी शुरू कर देते हैं, तो कई बार होता है कि हम जब शुरुआत कर देते हैं तो प्रॉब्लम्स तो आना ही है, लाइफ है तो प्रॉब्लम्स तो आएगा ही। तो यहाँ पे जरूरी है कि खुद को इतना स्ट्रांग बना लीजिए, इतना स्ट्रांग बना लीजिए कि जो भी डिफिकल्टीज आए उसको आप सामना कर सके। अगर आप सक्सेस होने की काबिलियत रखते हैं तो डिफिकल्टीज को फेस करने के भी हौसला रखा कीजिए।
आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली का प्रॉब्लम ये होता है कि वो ये सोचने में समय बिता देते हैं कि हम तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे पापा ये करते हैं, हमारे दादा ये करते हैं, हमारे पास तो पैसा नहीं है, ये प्रॉब्लम है, वे प्रॉब्लम है। वो अपने प्रॉब्लम देखने में ही अपना समय बिता देते हैं और प्रॉब्लम में ही जन्म लेते हैं और प्रॉब्लम में ही मर जाते हैं। और जो इससे परे, इससे हटकर सोचता है, वो आगे चला जाता है। आप गरीबी में जन्म लिए हैं, इसमें बुराई नहीं है, लेकिन आप गरीबी में मर जाते हैं, इसमें जरूर बुराई है। तो आप अपने जनरेशन को, आप खुद को कोसना बंद कीजिए। पैसा और फैमिली ये सब सेकेंडरी चीज है। प्राइमरी चीज है कि आप कितने जिज्ञासु हैं, आप किस कस्बे से आते हैं, किस गांव से आते हैं, किस शहर से आते हैं, ये मायने नहीं रखता है। आप कहाँ से शुरुआत की, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप कितने जिज्ञासु हैं, आप कहाँ तक जाना चाहते हैं, आप अपने पीढ़ी को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, ये मायने रखता है। आप कितने ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, ये मायने रखता है। आपका गाँव, कस्बा, आपका फैमिली ये मायने नहीं रखता है। वो कहाँ से आए हैं, आप कहाँ से आए हैं, ये सब कुछ सेकेंडरी चीज है। हम मानते हैं ये सब चीज का कुछ इफेक्ट पड़ता है, लेकिन इतना भी इफेक्ट नहीं है खुद पे लाइए कि आप कुछ कर ही नहीं सके। लोअर मिडिल क्लास फैमिली, हायर मिडिल क्लास फैमिली, ये सब कब तक करते रहिएगा। लता मंगेशकर भी अपनी पहली गाना अपने पैसे के लिए ही गाई थी। एपीजे अब्दुल कलाम भी एक गरीब घर से ही बिलोंग करते थे। गरीबी को अपना मजबूरी मत बनाइए, गरीबी को अपना मजबूती बनाइए। तो आप ये सोच रखिए कि आप अपने जनरेशन को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, आप अपने आने वाले 10 पीढ़ी को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। अगर आप अकेले कुछ कर लेते हैं तो आपका आने वाला 10 पीढ़ी आगे बढ़ जाएगा। सिर्फ एक आपके खराब करने की वजह से आपका 10 पीढ़ी, आने वाला जो 10 पीढ़ी होगा वो पीछे चला जाएगा। तो आप अपने कस्बा, छोटा गांव, शहर और फैमिली को दोषी मत बनाइए, खुद को दोषी बनाइए कि आप क्यों नहीं सोच रहे हैं। जब सब कोई कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। आप पहले शुरुआत तो कीजिए, जो भी डिफिकल्टीज आएगा उसको सामना आप खुद कर लीजिएगा। और रहा बात, जब आप हीरे बनने का काबिलियत रखते हैं तो अंधेरे में चमका कीजिए ना। जब आप हीरा बनने का काबिलियत रखते हैं तो अंधेरे में चमका करो, रोशनी में तो शीशे भी चमका करते हैं। चलिए हम यहीं पे अपने बात को समाप्त करते हैं और वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।